नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। में हूं आपके साथ रीमा पराशर। गुजरात चुनाव का जो कैंपेन है वो जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो गुजरात चुनाव से ज्यादा कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, राहुल गांधी की हो रही है। और राहुल गांधी एक के बाद एक कुछ इस तरह के बयान लगातार अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दे रहे हैं जो सुर्खियां बने हुए हैं। क्या ये अटेंशन यानी सिर्फ मीडिया की पब्लिसिटी के तौर पर ही लिया जा रहा है राहुल के बयानों को? इस पर तो करेंगे चर्चा, लेकिन वो दो बयान जिनको लेकर सबसे ज्यादा 2 दिन में राहुल गांधी के बयानों पर चर्चा हो रही है वो है, एक उन्होंने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया। महाराष्ट्र में जब उनकी यात्रा जाती है तो वो एक बार फिर से ऐसे मुद्दे को उठा देते हैं, ऐसे मुद्दे पर हमला बोल देते हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा जाती है। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। वीर सावरकर के जो परिवार के सदस्य हैं, उनके पोते हैं, वो कह रहे हैं कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको इस देश में कि राहुल गांधी इस तरह से उनके नाना पर, उनके दादा पर जो हमला कर रहे हैं। तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। माफीनामा एक तरीके से जो पूरे इस विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। उद्धव ठाकरे भी निशाने पर हैं कि कैसे वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में यह मुद्दा इस वक्त काफी ज्वलनशील है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक और बयान आता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां जो आजकल हैं वो किसी भी पार्टी को जिता भी सकती है चुनाव में, हरा भी सकती है चुनाव में। तो ये एक ऐसा बयान है जिस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र में जनता का मैंडेट अंतिम मैंडेट होता है और उस अंतिम मैंडेट पर राहुल गांधी एक तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्यों ये सवाल खड़ा किया जा रहा है? क्यों सोशल मीडिया को राहुल गांधी इतना बड़ा औजार समझ के बैठे हैं कि वो उन लोगों को भी प्रभाव में लेकर आ सकता है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है? तो जरा इसी पर करेंगे चर्चा। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल सीधा हमारे साथ जुड़ गया है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ ऋषि बागरी भी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनसे भी जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया को लेकर जो राहुल गांधी का बयान आया उसके क्या मायने हैं। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं, गुजरात में चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, तमाम सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में एजेंसियां जो हैं वही जीत और हार तय कर सकती हैं। और इस वक्त तो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी है वो बीजेपी है, तो हमला तो आपकी तरफ है। क्या ऐसा है? जी, सबसे पहली बात जहां तक सोशल मीडिया की है, तो सोशल मीडिया निश्चित तौर पे प्रभावी हथियार है। आज के जमाने में सोशल मीडिया का उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षमता से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया में एक अच्छा पेश है। देखिए, जहां सोशल मीडिया की बात होती है, सोशल मीडिया प्रभावी कब चलता है, सोशल मीडिया किसी पार्टी का प्रभावी कब होता है? सोशल मीडिया को चलाने के लिए संगठन, नीति, नेतृत्व सबकी जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर का सबसे बड़ा संगठन है, पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे पास पेज समिति से लेकर प्रदेश का अखिल भारतीय स्तर पर सभी संगठन है, संगठन के लोग हैं। साथ साथ में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय मोदी जी, माननीय अमित भाई, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे गुजरात की बात करें तो सीआर पाटिल साहब और हमारे भूपेंद्र भाई, इस प्रकार का नेतृत्व है जिसको लोग सहजता से स्वीकार करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उनको प्रेम करते हैं। तो ये नेतृत्व की बात हो गई। अब बात रही नीतियों की, तो जिस प्रकार से गुजरात भर में 27 साल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गुजरात की सेवा की है और देश भर में भी 2014 के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लोग प्रेम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ग के लोगों के जिस प्रकार उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, तो इसकी वजह से हमारी नेतृत्व, हमारी नीति और हमारा संगठन वो स्वाभाविक रूप से सक्षम है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर हम प्रभावी और सोशल मीडिया में हम काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अब रही बात राहुल गांधी के बयानों की, तो उनको तो बहुत जगह कोई सीरियस लेता नहीं। उनकी पार्टी में तो हम लोग तो कहाँ लेने, हम लोगों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में इतनी स्वीकृति नहीं, उनकी पार्टी के लोग इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं।
और जिस प्रकार की बातें करते हैं और जिस प्रकार की उनकी समझ है। कल देखिए, कल का एक वीडियो मैं आपको बताता हूं रेफरेंस के लिए कि देश का राष्ट्रगीत जो है वो कौन सा है। कल के वीडियो से आप लोगों ने देखा अगर सोशल मीडिया समय में हुआ है कि किस प्रकार से राष्ट्रगीत कौन सा है उनको, जिनको पता नहीं है, जिस पार्टी के नेताओं को पता नहीं है, हाँ। वो इस प्रकार नहीं पंकज जी मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि ये एक अलग ही मुद्दा है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते। कम से कम उनकी पार्टी तो सीरियसली लेती है ना उनको, इसीलिए उनके मुद्दों को इतना ज्यादा जम के उठाया भी जा रहा है। बहरहाल मैं जरा एक बार रवि जी के पास पहले चलती हूँ। रवि जी, जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हमले जो है अब वो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। ये सोशल मीडिया कब से इतना बड़ा टूल हो गया है किसी भी चुनाव के जीत या हार का? सोशल मीडिया के जरिए किस चीज को छिपाने की कोशिश हो रही है? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गया है, और खास तौर से मैं 3-4 मीडियम की बात करना चाहूंगा। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और इनमें सबसे ऊपर जो है वो व्हाट्सएप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज जो है वो व्हाट्सएप पे चलती हैं। व्हाट्सएप में एक अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी भाषा में लिखिए, आप एक बड़े लोगों का ग्रुप बना लीजिए, तो ऐसा करके जो पूरे विषय है उनको पूरा का पूरा डिस्टोर्ट कर दिया जाता है। इसमें बहुत फोटोशॉप होती है, एडिटेड वीडियोज होते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। ये तमाम प्रक्रिया जो है वो इसके द्वारा होती है। आप समझिए कि ट्विटर के देश के अंदर 2 से 2.5 करोड़ तक सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक के इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह के भी काफी सब्सक्राइबर्स हैं। तो लोग उससे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप एक बात कहना चाह रही थी, शुरू में आपने कही भी थी रीमा जी, कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वो इससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो देखिए उसका कारण क्या है कि जरूरी नहीं है कि आज एक सबसे पहला इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है वो भी काफी बढ़ चुका है पूरे देश के अंदर। तो जगह जगह पर मोबाइल फोन तो लगभग 100 करोड़ की रेंज में पहुंच रहे हैं इस समय। तो हर आदमी कम से कम मोबाइल फोन पर तो है ही है, और मोबाइल फोन पर है तो एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा उसको संदेशे जो हैं वो मिलते रहते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नैरेटिव क्रिएट करती रहती है। एक आपको जो अभी अभी मुद्दा आया, मित्र बता रहे थे कि राहुल गांधी के बारे में, देखिए राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसमें कोई संदेह नहीं है, और राहुल गांधी का एक ट्वीट आकर के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक उसको सिर्फ एनालाइज करने में, इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने में, इन कामों में ही लगी रहती है। क्योंकि वो जो बात लिखते हैं बहुत सख्त लिखते हैं, और बहुत ही मतलब जो विपक्ष का सही माने में रोल है, जो सरकार से सवाल पूछने चाहिए वो सवाल वो पूछते हैं। इसलिए उनके जो ट्वीट्स हैं या उनके जो पोस्ट हैं उनका काफी पेनिट्रेशन होता है, काफी इफेक्ट होता है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो देश की रूलिंग पार्टी है वो बहुत ज्यादा उससे छटपटाई रहती है हर समय। अच्छा, बीजेपी झटपटाई रहती है, इसका तो मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर है ऑर्गेनाइजर के। ऋषि बागरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और लगातार कई वीडियोस को लेकर हमने हाल के दिनों में देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग उसको लेकर सवाल भी खड़े करता है। लेकिन क्या अब इस देश में यहां तक राजनीति पहुंच चुकी है कि किसी की जीत या हार का फैसला ये सोशल मीडिया एजेंसियां कर सकती हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? लोकतंत्र यहां तक आ चुका है, लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं? धन्यवाद रीमा जी। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जैसे अभी रवि जी ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट्स काफी अच्छा ट्रैक्शन लेकर आते हैं, काफी रिट्वीट्स होती है, काफी शेयरिंग होती है, काफी लाइक्स होती है। एकदम वो जो बोल रहे थे एकदम मैं मानता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कभी कभी उनकी लाइक्स और शेयरिंग मोदी जी से भी ज्यादा होती है, लेकिन वोट्स तो नहीं कन्वर्ट हो जाती है ना। मतलब ये तो बड़ा विचित्र मामला हो गया, जितने लोग उनके ट्वीट्स लाइक करते हैं उतने लोग उनको वोट भी नहीं देते। तो ऑब्वियसली एक चीज बहुत क्लियर है कि सोशल मीडिया में आपका दबदबा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जमीनी में भी आपका दबदबा हो, और जो पार्टी का कार्यकर्ता जमीन में रहेगा वही पार्टी जीत पाएगी। आप एक चीज देखिए ना, राहुल जी को आप देख लीजिए, वो 25 दिन से केरला घूम रहे हैं, 12 दिन कर्नाटका चले गए, 10 दिन तेलंगाना चले गए, महाराष्ट्र में भी है फिलहाल,
गुजरात में इलेक्शन है और वो घूम रहे पूरी भारत जोड़ो यात्रा और अपने पूरा जो रिसोर्सेज है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने शामिल कर लिया है, लेकिन गुजरात नहीं जा रहे हैं। उनको भी पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तेलंगाना में उन्होंने 10 दिन का कैंपेन किया था। एक बाइपोल इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस जीती हुई थी वो वाली सीट, और वो सीट में उनके पास 50% का वोट शेयर था। राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में 10 दिन का कैंपेन किया, वो वोट शेयर घट के 50 से 10% आ गया, मतलब 80% वोट शेयर उनका साफ हो गया। तो ये आप चीज देखिए, लोग सोशल मीडिया को देखते हैं लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपने इतना बड़ा जो एक वोट देने का जो निर्णय है उस पे तय नहीं करते हैं। बहुत सारी आपको डिलीवरी देनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है जमीनी स्तर पे। सिर्फ हवाबाजी पे काम होने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप देखिए गुजरात में, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। गुजरात में एक जल जीवन मिशन था, टैप वाटर, जो पहले 5 साल पहले 70% था, आज वो 100% हो गया है, 100% हो गया है। यानी कि सारे हाउस होल्ड में, सारे घरों में पानी पहुंच गया है। तो ये होती है जमीनी डिलीवरी। आप डिलीवरी करोगे तभी आपको वोट मिलेगा, आप डिलीवरी नहीं करोगे आपको वोट नहीं मिलेगा। आप पेट्रोल 96 में दे रहे हो और आप बोलते हो कि महंगा, आप राहुल जी बोलते हैं कि मोदी जी के राज्य में महंगाई है, जबकि पेट्रोल गुजरात में 96 में मिलता है, 96 रुपया में मिलता है, और उनके बगल में जहां पर कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां पर 110 रुपया में मिलता है पेट्रोल। ऑलमोस्ट 15 रुपया ज्यादा महंगा है पेट्रोल आपके राजस्थान में। फिर आप आते हो, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगारी ये आपके सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए, बेरोजगारी आपके गुजरात में 2% है और आपके राजस्थान में 30% है, जो कि एक कांग्रेस रूल स्टेट है। तो आप बेरोजगारी की बात करते हो, आप महंगाई की बात करते हो, लेकिन आपके खुद के स्टेट उन सारे आंकड़ों में काफी पीछे हैं। आप जमीनी राजनीति जब तक आप नहीं करोगे और सिर्फ हवाबाजी करोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोगों को आज एक डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी मतलब ओके प्रफुल्ल जी, जो यहां पर डिबेट हो रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं क्या देश में, क्योंकि अभी तक वोटों में तब्दील कौन नेता करवा पाते थे पार्टी को, इस पर चर्चा होती थी। अब सोशल मीडिया पर कौन कितना एक्टिव है इस पर चर्चा हो रही है, और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। उनको तकलीफ इसी चीज की हो रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर कांग्रेस को एक्टिव दिखाया जाना चाहिए या उसको अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ये दर्द उन्होंने बयां किया है और इसीलिए वो मान रहे हैं कि जो हार हो रही है लगातार, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ये कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि अब यही फैसला कर सकती हैं हार या जीत का। नहीं, मतलब वो ऐसा है कि डेमोक्रेसी में अलग अलग माध्यम होते हैं लोगों तक पहुंचने के। सोशल मीडिया भी एक माध्यम है, उस पर कितना लोग विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग अध्ययन का विषय। लेकिन आज तक मैंने कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर राहुल गांधी को बोलते हुए नहीं सुना। तो क्या कह रहे थे, एंटायर नेशनल नॉलेज कमीशन जो सैम पिट्रोडा, जो उनके परिवार के अत्यंत प्रिय है और उन्होंने रिपोर्ट फाइल की थी, वो तो इन सारी बातों की तो वकालत वही कर रहे थे। मतलब हम क्रेडिट लेंगे कंप्यूटर लाने का, हम क्रेडिट लेंगे इंटरनेट लाने का, हम क्रेडिट लेंगे ये सारे प्लेटफॉर्म्स लाने का, लेकिन वो अब आ गए और लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। और हमारा जो कबाल था, जिनका मीडिया पर एक डेरा बैठा हुआ था, उनको काउंटर करने वाले लोग खड़े हो गए हैं, तो उससे हमें आपत्ति है। ये कैसी लोकतंत्र की व्याख्या है? तो मुझे ये लगता है कि एक भ्रम फैलाने का राहुल गांधी ने, जैसे आज बोला है स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में, मैं तो उनको एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। हर कोई पत्र जो पहले तो गांधी जी ने उनको एडवाइस किया था, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों को किया था, जिसके आधार पर क्लेमेंसी लेटर्स लिखे गए थे। लेकिन स्वयं महात्मा गांधी भी जब भी लेटर लिखते हैं तो यूर सिंसियर फ्रेंड, यूर ओबीडियंट सर्वेंट, यूर ओबीडियंट, ये उस समय का, आज जैसे हम यूर फेथफुली लिखते हैं किसी को फॉर्मल पत्र लिखना है तो उस समय गांधी जी भी लिख रहे हैं। वो गांधी जी का एडवाइस था। गांधी जी इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखते हैं कि व्हाई यू आर एक्सक्लूडिंग सावरकर ब्रदर्स। गांधी जी के पत्र से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कैटेगराइजेशन करता है जिसमें सावरकर को, वीर सावरकर को और उनके भाई को डी कैटेगरी में वो रखते हैं, मोस्ट डेंजरस कैटेगरी, 4th कैटेगरी है, इनको सबसे लास्ट में कंसीडर करना है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इस तरह से कांग्रेस को शोभा देता है क्या? स्वतंत्र सेनानी होता है, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। आप इस तरह से अपमानित करके क्या प्रूव करना चाहते हो? आप सिखाओगे प्रेम से रहो, टॉलरेंस की भाषा करोगे, और आप स्वतंत्रता सेनानियों को भी हमारे और आपके बीच में बांटोगे, वो देश के है सारे। ठीक है, रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और नेता हैं, वो भी जुड़ गए हमारे साथ इस डिबेट में। रोहन जी, मैं अगर उस मुद्दे पर आऊं जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, जिस पर हमारे 3 और गेस्ट बात कर रहे थे, लेकिन जो बात यहां प्रफुल्ल जी ने अभी खड़ी की है, मैं जरा शुरुआत उसी से करूंगी। आज फिर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीर सावरकर पर हमला बोला महाराष्ट्र में, इस तरह के बयानों की अभी क्या जरूरत आन पड़ी है, और वो भी महाराष्ट्र जैसी उस जगह पर जहां पर कि इतना आंदोलन इस मुद्दे पर अब छिड़ गया है, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो किस तरह की ये बात थी? देखिए, जो बयान दिया है ये बयान नहीं है, ये जो एक पत्र है उन्होंने पढ़ के जो हकीकत है वो दिखाई है। जो इतिहास को छेड़खानी करने की भाजपा की जो नीति रीति रही है, कुछ भी करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, या जो आप इतिहास नहीं बदल सकते। भाजपा और उसकी जो संस्थाएं हैं वो भारत हिंद छोड़ो आंदोलन के खिलाफ करी थी, आप इतिहास नहीं बदल सकते हैं। आज सावरकर हैं या गोडसे हैं, उनका क्या जुड़ाव था, आप इतिहास नहीं बदल सकते। आज जो देश में जो आज बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों को अपने इतिहास को बताना पड़ेगा देश को। और जो पत्र राहुल जी ने पढ़ा उसमें जो अभी मैं किसी को सुन रहा था, ये एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो पत्र का अंत हुआ है कि मैं नौकर रहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा है उसकी बात कही है। भाई साहब, मैं जानता हूं आप कांग्रेस पार्टी से हो, मेरी बात नहीं सुनी आपने। देश के सामने हकीकत के पन्ने खोले जा रहे हैं, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे रोहन जी, नहीं, रोहन जी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। ओके रोहन जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जरूरत क्या है इस वक्त इस तरह के कंट्रोवर्शियल विवाद में? कोई भी जो विवादित मुद्दे हैं उस पर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में पड़ने की क्या जरूरत है राहुल गांधी को? देखिए, बात ये लड़ाई विचारधारा की है, जरूरत की बात नहीं है। देश के सामने झूठ परोसा जा रहा है, वो झूठ की बात हो, नफरत की बात हो, गुस्से की बात हो, जिस प्रकार से देश में माहौल भाजपा और उनकी संस्थाओं ने किया है, देश को ये मालूम चलना चाहिए कि अपने आप को जो देश प्रेमी कहते हैं या देशभक्त कहते हैं, उनका इतिहास किस तरह का रहा। जो लोग देश की जो आजादी की लड़ाई है उसमें जुड़ के जनता के साथ नहीं लड़े, आज वो देशभक्ति के लोगों को भाषण सुना रहे। जो लोगों ने बांटो और राज करो की नीति की, जिन्होंने हिंद छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का समर्थन किया, वो लोग आज देश को देश प्रेम दिखा रहे हैं। तब भी उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की बात है, देश को जो तोड़ने की बात है, उसकी हकीकत क्या है वो देश की जनता के सामने लाना, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और उसी के तहत अगर राहुल गांधी जी ने सच कहा तो उसमें आपत्ति क्या है? राहुल जी ने जो पत्र बताया है, आपको लगता है कि वो पत्र गलत है, तो आप बताइए उसके सामने, आप उसके सामने हकीकत लेके आइए। आपकी बौखलाहट क्यों है? ओके रोहन जी, क्योंकि सोशल मीडिया की बात चल रही है, तो सोशल मीडिया पर ही एक ट्वीट करके बीजेपी की तरफ से भी एक फोटो दिया गया है, और वो चिट्ठी है, वो लेटर है, वो इंदिरा गांधी का है, पूर्व प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने खुद वीर सावरकर की तारीफ की थी और माना था कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है आजादी की लड़ाई में, आंदोलन में। फिर आप उसको झुटलाएंगे अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो राहुल जी ने बात की, राहुल जी ने वीर सावरकर जो आप कहते हैं, सावर जी का एक पत्र दिखाया, उसमें उनकी आखिरी लाइन कही कि मैं जो है आप पूरी जिंदगी तक ये करना चाहूंगा, उसी के बारे में राहुल जी ने कहा है। उसमें गलत क्या कहा? माफी तो मांगी है ना। मुद्दा राहुल जी ने यही कहा, आप अगर उनकी पूरी स्पीच सुनेंगे कि जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, मैं हकीकत लेके आ रहा हूं, एक पत्र को लेके आ रहा हूं, भाजपा और उनकी संस्था ये दिखाए कि ये पत्र सही है या गलत है, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप आगे पीछे की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल जी ने कहा वो झूठ था या नहीं था, वो आप बताइए। पंकज जी, मैं आप ही से इस पे जवाब चाहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा तो राहुल गांधी ने अब उठा दिया है, और गुजरात में लग रहा है, क्योंकि सटा हुआ राज्य है महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में इसको लेकर इतना ज्यादा अब राजनीति दिखाई दे रही है, जाहिर है उसका असर गुजरात में भी पड़ेगा। पंकज जी, एक तो सबसे पहली बात, जैसा कि बताया प्रफुल्ल जी ने, कि स्वतंत्रता सेनानी होता है, इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देती, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती, इस प्रकार की जिस प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया है। और रही बात एक जो पिटीशन की, तो पिटीशन के बारे में, पिटीशन के बारे में दूसरा एंगल भी देखना चाहिए कि पिटीशन के बाद जिस प्रकार से उनके होम मिनिस्टर जब उन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल की मुलाकात की, उसकी मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा
कि भी सावरकर जी के मन में बिल्कुल पश्चाताप नहीं दिखता और बहुत ही डेंजरस है, इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और कुल मिला के ये जो सारी चीजें थियरी हुई, उनका कंट्रीब्यूशन जो है, सावरकर जी का कंट्रीब्यूशन देश के बारे में और देश के देशभक्तों के बारे में जिस प्रकार कंट्रीब्यूशन की बात करनी चाहिए, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज कि जो बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ जैसा बताया कि जहां गुजरात में इलेक्शन वहां तो आना नहीं है, वहां आने की हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की, खास करके राहुल गांधी की, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ दो चार लोग पार्टी से लड़ती। तो इस प्रकार की बातें राहुल गांधी को जो युद्ध का मैदान होता है। ओके, आपकी आवाज में, आपके सिग्नल्स में इशू है पंकज जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, लेकिन रोहन जी ने जो बात कही, मैं एक रिएक्शन प्रफुल्ल जी से उस पर लेना चाहूंगी, फिर मैं इस मुद्दे को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी। प्रफुल्ल जी जल्दी से। इतिहास के पन्नों पर बात हो रही है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, ये कहना है रोहन जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए उनको बार बार समझाना पड़ता है। मैंने जो बात कही वो शायद उनको समझ में नहीं आई। ये पत्र आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ आपको समझ में आती है, यही तो मुश्किल है ना। सुन लीजिए, आप जनता को वोट से समझेंगे तो नहीं समझेगी, आपकी बात आपको समझ में आती है। देखिए, जनता किसको वोट दे रही है तो सब दिख रहा है। मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप एक एक करके रोहन जी, एक एक करके बात करते हैं, अपनी टर्न में बोलेंगे। हाँ बोलिए प्रफुल्ल। देखिए, पहली बात तो ये पत्र नहीं था, ये क्लेमेंसी लेटर का फॉर्मेट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हर किसी को देती थी। जो कोई जेल में है उनको सबको यही फॉर्मेट में भरना पड़ता था, और उसके अंत में यूर सिंसियर सर्वेंट, यूर ओबीडियंट सर्वेंट, यूर फेथफुल सर्वेंट, ये उन्होंने। नेहरू जी का ऐसा लेटर दिखाइए, दिखाता हूं, मैं महात्मा गांधी का दिखाता हूं। आपको भाषा समझ में नहीं आती है। ये लेटर है महात्मा गांधी ने लिखा हुआ 1920 का। 1920 में इन्होंने लिखा, सावरकर जी ने क्या लिखा है बताइए। महात्मा गांधी ने क्लेमेंसी लेटर नहीं लिखा है, पर्सनल लेटर लिखा है वाइसरॉय को। उसमें वो लिखते हैं, आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट। ये उस समय की पद्धति थी भाई लिखने की। आप जो सावरकर जी ने लिखा है जरा पढ़ के सुनाइए। आप क्या पढ़ के सुनाओ? पढ़ा है कहां है सावरकर? बिल्कुल बताइए लेटर। बिल्कुल बताता हूं, आपको गुमराह बिल्कुल बताता हूं। यूर ओबीडियंट सर्वेंट जो लिखा हुआ है वो अंत में लिखा हुआ है, और उन्होंने हमेशा वहां का वेतन लिया। अरे वो क्लेमेंसी मर्सी पिटीशन कहते थे उसको। इतिहास पता नहीं तो बोलिए मत, झूठ मत बोलिए। इतिहास पता नहीं, आपको ये भी पता नहीं है 1940 ठीक है। संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य थे, ये भी पता नहीं है आप लोगों को। अच्छा ठीक है, झूठला नहीं सकते हैं आपने, आप इतिहास झूठला रहे हो, नहीं झूठला सकते, आप गलत चीजें बरत रहे हो। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जाति में, विचारधारा में बांट के आप भारत जोड़ने को चले हो। भारत को कैसे जोड़ोगे? ऐसे नहीं बदल सकता है कभी। आप इतिहास बदल रहे हो। अभी तक कम्युनिस्टों ने भरोसा हुआ, झूठा इतिहास आपने फंसाया, इसी वजह से ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। 1947 से देख लीजिए, एक भी आप बताइए कहीं पे भी आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। हमेशा आप लोग देश के वो तो दिख रहा है, वो तो लोग तय करेंगे। देखिए ऐसा है, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता, मैं इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। बोस जी हिंद पे छोड़ो, वहां पे जब उन्होंने आजाद हिंद फौज क्रिएट की थी तब भी आपने विरोध किया था। आप किया था, कम्युनिस्टों ने किया था, आप उनके साथ ठीक है चलिए, कम्युनिस्टों ने किया था, आप उनके साथ खड़े हो। ओके, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाती हूँ। रोहन जी जो आप जवाब दे रहे हैं, एक ट्वीट हुआ है अभी अमित मालवीय का, और इसीलिए मैं इन ट्वीट्स पर इसलिए आज जा रही हूँ और सोशल मीडिया पर, क्योंकि अभी हम उसी का जिक्र करने वाले हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जो राहुल गांधी जी ने आज बात कही उसको लेकर उन्होंने लिखा कि सितंबर 1923 में जवाहरलाल नेहरू को छुड़वाने के लिए जेल से, क्योंकि वो अपना जो 2 हफ्ते का जेल का जो उनको जो जेल हुई थी उसमें वो रहना नहीं चाहते थे या नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उनके पिता ने एक एपोलॉजी लेटर यानी माफीनामा दिया ब्रिटिश सरकार को, और उसके बाद नेहरू जी को उन्होंने रिलीज करवाया। तो अब अगर जब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं तो अब बीजेपी भी तो पलटवार करेगी ना। अब उसने नेहरू जी का नाम लेकर साफ दिखाया है कि किस तरह माफी मांगी गई उनके पिता के द्वारा। देखिए अमित मालवीय लिखते हैं, वो
पत्थर की लकीर नहीं है। वो लेटर नहीं डाला, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है। उनके पिता का तो बताया ना लेटर डाल के कि अमित मालविया ने लिख दिया। राहुल जी ने जो पढ़ा है वो पत्र पढ़ा है लिखा हुआ सावरकर जी वाला। यहाँ पे जो अमित मालविया डाल रहे हैं वो डिक्लेरेशन डाल रहे हैं। आप जब बात करते हैं सबूत के साथ बात कीजिए। अब दिखाइए, अब यहाँ पे ये नहीं है नेहरू जी कितने साल जेल में रहे आपको भी मालूम है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देश का जो इतिहास है, देखिए पराशर जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तब आप एक भी बताइए कि संघ का आरएसएस का आदमी उन्होंने लहू बहाया नहीं बहाया। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात चल रही थी तब इन्होंने इसका विरोध किया? तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। आजाद हिंद फौज का जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनका विरोध किया था। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, गोलवार जी की स्टेटमेंट है, सावरकर जी के स्टेटमेंट है। ठीक है रोहन जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप रोहन जी ठीक है, ओके ओके संविधान का उन्होंने विरोध किया था। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। ओके रोहन जी, मैं इन सभी बातों पर विवाद में मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, जब भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत जोड़ो यात्रा जब इतना, भारत जोड़ो यात्रा में जब इतने सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जब अलग अलग तरीके से राहुल गांधी को दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, तमाम अलग अलग तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है, तो विवाद में पड़ना क्यों है? किस लिए उन मुद्दों को छेड़ा जा रहा है जिससे चिंगारी पैदा हो? देखिए आज तक 71 दिन हो गए, आज तक एक भी भाजपा ने कभी भी इस, आज तो आप तारीफ कर रहे यात्रा की, आज तक किसी ने नहीं। आज क्यों डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि जब हकीकत राहुल जी लेके आए, देखिए कोई भी चीज जब हम पैगाम देना चाहते हैं, जब एक विचारधारा का संदेश देना चाहते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है देश के सामने प्यार का पैगाम लेके जाए, हम लोग मिलके सब चलेंगे। दूसरा, जो लोग झूठ फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनको एक्सपोज करना, उनको देश के सामने उनकी हकीकत लाना, वो भी उतना ही जरूरी है। अब क्यों मिर्ची लग रही है? प्यार, राहुल जी प्यार की भी बात कर रहे हैं और जो देश के दुश्मन है उसको एक्सपोज करने की भी बात कर रहे हैं। ये दोनों उद्देश्य हैं भारत जोड़ो आंदोलन के, और हम लोग उसके लिए आपको लग रहा है इससे भारत जुड़ रहा है? आपको लग रहा है इससे भारत जुड़ रहा है रोहन जी? महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं, जुड़ रहा है इससे देश। आज जो लोग झूठ फैला रहे हैं देश में, देश को मालूम चलेगा कि इनका इतिहास क्या है। जब इनका इतिहास ऐसा है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि देश की जनता को देश प्रेम की बात करे या देशभक्ति के भाषण दे। जिनका इतिहास ही अंग्रेजों के साथ कर रहा है वो नहीं दे सकते हैं। जिनका इतिहास ही हिंदू मुसलमान को झगड़ा नहीं कर रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि देश को जोड़ने की बात करे। राहुल जी ने, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से पंकज जी आपको इतिहास जो याद दिलाया जा रहा है, जल्दी से उस पर आपका रिएक्शन, फिर मैं सोशल मीडिया वाले इशू पर ज्यादा बढ़ती हूँ। पंकज जी जल्दी से। बीजेपी का इतिहास रहा है इस तरह से लड़वाने का और इसीलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कहना रोहन जी का। इतिहास की बात अगर याद कर रहे हैं रोहन जी, तो इतिहास तो ये भी है कि एक समय जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए, कांग्रेस को बंद करना चाहिए, तो भी कांग्रेस क्यों चला रहे लोग? खैर इनका तो पहले से इस प्रकार से टिपिकल राजनीति रही कि हमेशा से जिन लोगों का देश के बनाने में कंट्रीब्यूशन है, देश की स्वतंत्रता कंट्रीब्यूशन है, वो इन लोगों का इस प्रकार से हमेशा अपमान करते ही है। कहा कभी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सरदार पटेल की भूमिका को देश के लिए? हर प्रकार की नेगेटिविटी बात करना और नेगेटिव कमेंट करना, इस प्रकार की बात करते हैं। और जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं साउथ में सब जगह, गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन गया, कहीं राहुल गांधी दिख रहे हैं। और दूसरी चीज कि भाई इस भारत जोड़ो की यात्रा के दरमियान कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। तो उसकी चिंता किए हुए इस प्रकार के विषयों पर इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करना बहुत ही गलत बात है और मुझे लगता है इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ये प्रकार की नकारात्मक राजनीति और इस प्रकार की भड़काने वाली राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बाकी मेहमानों को जरा डिबेट में दोबारा से लेकर आऊं, लेकिन रोहन जी अब क्योंकि मैं दूसरे मुद्दे को छेड़ना चाहती हूं और वो मुद्दा यह है कि जो राहुल गांधी का बयान आया है, व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से, और उनका कहना है कि अगर सोशल मीडिया की कंपनी आप चाहें तो किसी को भी चुनाव जिता सकती हैं। ये कुछ बयान अटपटा सा नहीं लग रहा आपको? भारत में लोकतंत्र है, जनता मैंडेट देती है, कैसे ये तय हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जवाब, ये कोई अटपटा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2019 के जो चुनाव हुए थे, हाँ। उसके बाद में जो फेसबुक के एक विशल ब्लोअर थे, उन्होंने एक हकीकत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि किस प्रकार से जो है हेट स्पीच वाले बयानों को उनको ज्यादा फैलाया गया
और किस प्रकार से जो कांग्रेस की जो पोस्ट थी उसको नहीं चलाया गया। काफी जो अकाउंट जो थे, जो हेट स्पीच फैला रहे थे, जो उनका इंटरनल रिपोर्ट भी आया कि इसको बंद करना चाहिए, उसको नहीं बंद किया गया। यही तो राहुल जी कह रहे हैं, और ये हमने नहीं कहा। ये जो फेसबुक के जो विसल ब्लोअर थे, उनकी पूरी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद फेसबुक के जो यहाँ के इंडिया के हेड थे, उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। तो ये तो हकीकत है। देखिए, कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है उसको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब आप किसी भी देश में होते हैं, वहां पे आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जो भी सत्ता पार्टी हो, उसके दबाव में या किसी और चीज में आप देश की जनता को गुमराह करने का काम समझना पड़ेगा। और भारत जैसे एक संवेदनशील देश में ये चीज बिल्कुल नहीं चल सकती है। जो राहुल जी ने कहा उसका प्रमाण तो फेसबुक के सामने आया हुआ है, उसमें हम कुछ नया कह रही है। ठीक है ऋषि बागरी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि आपको काफी ज्यादा मैं एक्टिव देखती हूँ सोशल मीडिया पर। 2015 में अगर हम सोशल मीडिया यूजर की बात करें तो 19.1% थे, 2024 में वो 64.7 हो गए। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 64.7 के अलावा वो लोग जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जिनका एक्सेस नहीं है, अब उनके वोट की कोई कीमत बची है, या वो तय करेंगे या नहीं करेंगे कि पार्टी कौन सी जीतेगी या नहीं जीतेगी, या ये 64% ही अब जीत तय कर देंगे गुजरात में भी और तमाम 2024 में भी? देखिए रीमा जी, मैं अभी भी आपको बोलता हूं, सिर्फ सोशल मीडिया से कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। मैंने पहले भी बोला था, राहुल गांधी का बेटर रहा है मीडिया एंगेजमेंट। उनका इंस्टाग्राम देख लीजिए, उनका ट्विटर देख लीजिए, वो मोदी जी से ज्यादा उसके लाइक और शेयर्स आते हैं। रोहन गुप्ता जी भी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट्स नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक विचित्र यात्रा होती जा रही है, क्योंकि वो अपने सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र में जाके गुजरात को कोसते हैं, बोलते हैं कि गुजरात सारा का सारा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन के लेके जा रहा है। आप गुजरात में इलेक्शन है, आप गुजरात को कोस रहे हो। अभी आज के दिन आप मेधा पाटकर को लेकर आप घूम रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में। वो मेधा पाटकर जिसने नर्मदा डैम को दशकों तक उसको लटकाया, भटकाया, सटकाया, उसके कारण आज मतलब वो डैम कंप्लीट होने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि कच्छ के जो जिले हैं वहां पर पानी आने लग गया है। कम से कम हजारों गांव में पानी जाता है, लाखों हेक्टेयर्स की जमीन आज सिंचाई हो रही है और 3-3 प्रदेशों में पानी जाने लग गया है। वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस था डैम का, और उस डैम को आपने रोक के रखा, आपने उस परियोजना को एक रकम से आपको भटकाया। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप मेधा पाटकर जैसे लोगों को आप भारत जोड़ो यात्रा में ले जाकर आप गुजरात में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट आप राजनीति दिखाना चाहते हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं जिन्होंने आपका विकास को रोका है, जिन्होंने आपके यहाँ संसाधन जो होने चाहिए थे, प्रोग्रेस होने चाहिए थे, उसको रोका है। तो मुझे लगता है कि ये जो जमीनी राजनीति है और जमीनी डिलीवरी है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप कहां क्या क्या दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ठीक है रवि जी, अब तो ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि किसका आईटी सेल कितना प्रभावी है, और लग रहा है कि चुनाव में लोगों तक भी वही बात पहुंचा पाएगा जिसका आईटी सेल बहुत प्रभावी है। तो इस वक्त कौन सबसे आगे है वो तो फिर दिखाई दे रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही, उनका जो दर्द था, वो तो फिर जायज दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ही है तो तय करने का सिलसिला। देखिए रीमा जी, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। ये बिल्कुल इतना सिंपल नहीं है कि आज 46.4% लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव हो गया है। देखिए कई फर्क है इसके अंदर। आजकल सोशल मीडिया ज्यादा कौन यूज कर रहा है? वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, वो ज्यादा यूज करते हैं। यंगस्टर्स जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, तो यंगस्टर्स है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो सोशल मीडिया का जो आईटी सेल है, वो तरह तरह के नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं रोज। क्या आज ये मुद्दा निकाल के लाए। अभी मेरे मित्र लोग, हम लोग एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मगर मेरे दोस्त लोग भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन उसमें घुसे जा रहे हैं। मैं समझता हूं एक पूरा जनरलाइज सब्जेक्ट है कि सोशल मीडिया इलेक्शंस को, वोटिंग को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। अरे रवि जी, इसलिए गुजरात इलेक्शन में घुसना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात इलेक्शन को नजर में रख करके ये तमाम चीजें हो रही हैं ना। और इस वक्त जब देश गुजरात में इलेक्शन है, जब तो बात तो गुजरात की होगी ना।
देखिए, अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्शन की बात भी कर सकते हैं। आज देखिए, मोरबी का जो इंसिडेंट हुआ वो 2 घंटे के अंदर पूरे देश को मालूम हो गया था। आज जो घटनाएं होती हैं, सोशल मीडिया इतना फास्ट है, इतना इफेक्टिव है कि वो सबको करता है। अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, ये भारतवर्ष में अकेले नहीं होता। फेसबुक में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इन्फ्लुएंस किया था इलेक्शन, कई देशों के अंदर किया था। तो ये जो सोशल मीडिया है वो करता है इन्फ्लुएंस। ये लोग एक बाकायदा एक जिसको कहते हैं प्रोजेक्टेड फोकस्ड, मैं इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कर रही रवि जी। राहुल गांधी ने सिर्फ इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कही। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि चुनाव में जीत हार, कौन सी पार्टी को जीतना है और कौन सी पार्टी को हारना है, ये सोशल मीडिया की कंपनियां कर सकती हैं। और इसीलिए रोहन जी, सवाल ये खड़ा होता है, आपका आईटी सेल डिपार्टमेंट, उस पर आपको भरोसा है या नहीं है अभी, या आपको लगता है बीजेपी से आप काफी पीछे हैं इस मामले में? पराशर जी, मुझे नहीं लगता है कि आपको एज ए एंकर आप जो बोल रहे हैं, आप मेरे मुंह में वर्ड्स मत डालिए। मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ एक हफ्ते के अंदर, मैंने ये देखा एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी ने 141 ट्वीट किए अपने हैंडल से। प्रियंका गांधी को देखें, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब काफी एक्टिव है, उन्होंने 4 ट्वीट किए। लगातार भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल से रोजाना दिन में सैकड़ों ट्वीट हो रहे हैं। तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि किसी एक पार्टी पर ही निशाना साधा जा रहा है? देखिए, आप समझ नहीं रहे। मैंने जो मुद्दा, राहुल जी ने क्या कहा कि आप जब सोशल मीडिया के जायंट है वो चुनाव को रीक कर सकते हैं, ये मुद्दा किसी हम लोग, और मैंने उसका आपको सबूत दिया कि जब 2019 के चुनाव के बाद में फेसबुक के जो विसल ब्लोअर ने सारे रिपोर्ट, आप जरा उन तथ्यों को देखिए ना, राहुल जी ने क्यों कहा। अगर किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा पर्टिकुलर स्टोरीज को दबाने का प्रयास होता है, अगर किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हेट स्पीच वाले जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है उन हैंडल को भी चलाए जाने दिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर क्या इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्या? फेसबुक के अंदर अगर कोई हेट स्पीच चलती है, अगर कोई फेक न्यूज चलता है, अगर उसको चलने दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे दुरुपयोग होने दिया जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट तो जनता पे पड़ता ही है। क्या गलत कहा नहीं, लेकिन रोहन जी, इसके लिए तो चुनाव आयोग ने कितनी नहीं, रोहन जी, इसके लिए तो चुनाव आयोग ने कितनी गाइडलाइंस निकाली है। और आपने हाल के दिनों में देखा होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, जिन जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए, जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए, वो एक ही विचारधारा के लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, सभी को टारगेट किया जा रहा है। या तो देखिए, या आप समझना नहीं चाह रही या समझ नहीं रही है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, फेसबुक की जो रिपोर्ट आई जहां पे जो विसल ब्लोअर थे, ये सबूत के साथ में कि हमको कहा गया कि ये जो अकाउंट्स हैं ये पॉलिसी के खिलाफ है, फिर भी इनको बंद नहीं करना है। ये जो पोस्ट है ये पॉलिसी के खिलाफ है, फिर भी उसको चलने दीजिए। ये फेक अकाउंट है, उसको चलने दीजिए। और मैं क्या बताऊं आपको, ये कहां पर आई? ये रिपोर्ट किसके पास आई है राहुल जी? ये रिपोर्ट, ये तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं ना। ये रिपोर्ट, रवि जी, एक सेकंड, रवि जी, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, एक्चुअली नहीं समझ पा रही है जो आपका आरोप है। नहीं, ये मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे की है। अंकित दास जब उनकी फेसबुक की, मैं वो बात ही नहीं कर रही। ठीक है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमने देखी, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि अभी आपने ये बात खड़ी की थी कि अमित मालवीय अगर कोई ट्वीट करते हैं बीजेपी तो को सबूतों के आधार पर, तो आप भी थोड़े से, अगर आपके पास वो रिपोर्ट है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बात कही गई है कि इन लोगों के अकाउंट्स फ्रीज नहीं करने और इनके जो कंटेंट है उसको नहीं हटाना है, तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मैंने आपको जब कहा कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने अंकित दास के नाम के साथ कहा कि जब चल रहे थे उसके 6 महीने के बाद में उनके जो विसल ब्लोअर ने एक रिपोर्ट करी कि हमको ये कहा गया, उनको रिपोर्ट किया गया अकाउंट्स को कि ये सारे अकाउंट से हेट न्यूज फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्या करना है। तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि नहीं, ये चलने दीजिए, पॉलिसी में नहीं, फिर भी चलने दीजिए। ये विसल ब्लोअर का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो रोहन जी, ये तो वही, रोहन जी, ये वही बात हो, ये उसी तरह की बात हो गई ना। अभी आपने देखा ना कि वायर के साथ जो हुआ, वायर ने जिस तरह से टारगेट किया। देखिए, सुनिए, आपकी अगर डिबेट में अगर ये सब्जेक्ट होता तो मैं पूरी रिपोर्ट लेके बैठता, और अगर मुझे आप 5 मिनट देंगे तो मैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आपको भेज दूंगा। उसमें आप अमित मालवीय के बाद मेरे साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? राहुल जी ने तो, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि आप एक सवाल ऐसा खड़ा कर रहे हैं। नहीं रोहन जी, तरीके से बात करिए, मेरी बात को सुनिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए, सुनिए बात को। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया वो एक पत्र दिखाया। मैं जो बात कर रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल विसल ब्लोअर का रिपोर्ट है, उसको मैं रिफर कर रहा हूं। अगर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है तो जो लेटर की बात कर रहे हैं वो लेटर सार्वजनिक करे, क्यों उनको ट्वीट में नहीं डाला? सिंपल, मैं और तो कुछ बात नहीं कर रहा हूं। प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जरा इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगी। प्रफुल्ल जी, जल्दी से। जी,
थोड़ी देर में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को महात्मा गांधी का भी लेटर भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने क्या एड्रेस किया है और किस तरह से किया है। उनको यदि ये नहीं समझना है कि उस समय की इंग्लिश कैसे लिखी जाती थी और मर्सी पिटीशन का फॉर्मेट क्या था, वो राहुल गांधी को भी दुर्भाग्य से नहीं समझ में आया, उनको भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने विसल ब्लोअर की बात की और रवि जी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात की। मैंने तो आज तक किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्रिस्टोफर वाइली कैम्ब्रिज एनालिटिका के विसल ब्लोअर थे। यूके पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक डिबेट हुई और उसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका के आधार पर, डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट के आधार पर वो कहते हैं कि वी हैव वर्क एक्सटेंसिवली इंडिया एंड कांग्रेस वाज आवर क्लाइंट। अब क्या कांग्रेस को यह जरूरत पड़ी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी को हायर करके इलेक्शन का मैनेजमेंट करना पड़े? ये पराशर जी, आपकी अगर डिबेट चल रही है, क्या कुछ भी कांग्रेस, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जो आपका स्टेटमेंट है, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि रीग हो सकते हैं कि नहीं है, मैं उसके सबूत के साथ मैं कह रहा हूं कि फेसबुक के, तो अभी तो रवि जी ने कहा ना कैम्ब्रिज एनालिटिका ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है रीग करने का। Whatever I have said is in the public domain. I have not said anything from my heart. It is in the public domain. And Cambridge Analytica has done it not in मोहन India. जी किसको क्या बोलना है वो तो हम नहीं तय करेंगे ना, वो अपना जवाब दे रहे हैं, उनके पास भी कुछ रिसर्च है तो वो उसका जवाब दे रहे हैं। रोहन जी, जिस तरह आपने एक विसल ब्लोअर की बात कही, उसी तरह प्रफुल्ल जी अपना जवाब दे रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं 1 मिनट। अभी रवि जी ने बात की, कैम्ब्रिज एनालिटिका ये इंटरफियर करती है और बहुत जगह पे करती है, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, पार्टीज इसकी क्लाइंट होती है। और उसी कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक विसल ब्लोअर, मैं नाम भी आपको बता रहा हूं, क्रिस्टोफर वाइली, इन्होंने एक रिपोर्ट दी और यूके पार्लियामेंट के सामने अपना डिपोजिशन भी किया कि कांग्रेस हमारी क्लाइंट थी। तो कांग्रेस ये मानती है कि ये फॉरेन हैंडलर्स के साथ अपना इलेक्शन मैनेजमेंट करती है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे कंपनी के साथ करती है और फिर दूसरों पर आरोप लगाती है। ठीक है रोहन जी, बस मैं यही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर आपने ये जो बात कही, चन्नी जी जब बनाए गए थे ना, तो उनके सिर्फ कुछ मात्र 15,000 भी फॉलोअर्स नहीं थे, 1500 के आसपास थे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े। भूपेंद्र पटेल, जहां गुजरात में इस वक्त आप बैठे हैं, गुजरात चुनाव पर बात कर रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर्स थे? कुछ तो भी 500-600, उसके बाद बढ़ बढ़ के वो जब वो मुख्यमंत्री बने, मैं तब की बात कर रही हूँ। इसी हिसाब से अगर चयन हो, इसी हिसाब से अगर राजनीति हो कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया कंटेंट पर ही अगर लोग वोट डालने जाएं, तो फिर तो लोकतंत्र में चुनावी पद्धति, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं कहा डिस्प्यूट कर रहा हूं, मैंने ये बात कही नहीं है। सोशल मीडिया का अपना रोल है, आज जमीनी राजनीति का अपना रोल है। सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस खड़ी कर सकता है, पर जब तक आप जनता के पास नहीं जाएंगे, जनता के काम नहीं करेंगे, तब तक आपको वोट नहीं मिलने वाले। तो रोहन जी, किसी सोशल मीडिया कंपनियां किसी को भी जिता सकती है, ये बयान सुन लीजिए। 12 नवंबर 2021 को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब मार्क जुकरबर्ग को जो इनके विसल ब्लोअर का रिपोर्ट आया, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उसके सामने लेटर लिखा था, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो मुद्दे में जब बात करता हूं तब सारे तथ्य के साथ में बात करता हूं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बताइए आपका सवाल बोलिए। हमने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? किसी ने नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसको प्रमाण दे दिया। नहीं, ये तो कोई सवाल, ये तो किसी ने सवाल खड़ा ही नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल था तथ्यों पर। क्या प्रमाण दीजिए, आप रिपोर्ट लेके बैठिए, तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, आपने खुद अभी स्वीकार किया ना कि कोई भी चुनाव पद्धति में वोटर्स की महत्व है, और 64% से ऊपर के जो लोग हैं जिनके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, गांव में जाकर जो बात कर रहे हैं, वो क्या चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी का अगर स्टेटमेंट कोट अनकोट करें, उनका कहना है सोशल मीडिया कंपनियां चाहे तो किसी को भी चुनाव जिता सकती हैं। कैसे जिताएंगी? आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप समझ नहीं पा रही है। मैं नहीं समझ पा रही। मैंने मेरी बात को, फेसबुक पे कितने लोग हैं भारत में, आपको मालूम है कितने लोग हैं फेसबुक पे? आप बताइए, मेरे पास तो डेटा है, लेकिन आप बताइए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 50 करोड़ के करीब लोग फेसबुक के ऊपर है, ठीक है। जिस देश में 50 करोड़ के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में, अगर 50, और ये जो लास्ट लोकसभा के चुनाव के रिपोर्ट थे, 543 में से करीब 332 सीटें ऐसी थी जहां पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस था। तो जब 332 और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट बढ़ता जा रहा है और लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा आ रहे हैं, अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग अगर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे है, और वहां पे जो ये कंपनी जिसको रन करती है, अगर उसके कंटेंट पे एक ये होता है कि निजता का अधिकार होता है और एक अभिव्यक्ति की आजादी होती है, पर कंटेंट में अगर छेड़खानी कोई भी कंपनी करती है
तो देश का जो पॉलिटिकल जो पूरा व्यू है उसके ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ही। और उसी का एग्जांपल जब फेसबुक के सामने हमने पत्र लिखा, उसके बाद में जो उनके लोकल हेड थे उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि सारी हकीकत उसके सामने थी। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि ये प्लेटफॉर्म चाहे तो इलेक्शन पे प्रभाव डाल सकते हैं, और वही चीज 2019 में हुआ था, आगे ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब रोहन जी, मैं ये मानूं और दर्शक भी ये माने कि अब अगर कांग्रेस को वोट कम पड़ते हैं या कांग्रेस की जीत हार नहीं हो पा रही किन्हीं भी राज्यों में, पिछले 2014 के बाद से जो अभी स्थिति पैदा हुई है, उसके पीछे काफी हद तक सोशल मीडिया का हाथ है। अब कहां से बात कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल पॉइंट पर बात कर रही हूँ रोहित जी, मैं बिल्कुल पॉइंट पर बात कर रही हूँ। से कहा जा रही हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने जो स्टेटमेंट कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इलेक्शन को रीक कर सकते हैं, तो मैं भी तो आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ रोहन जी, आपको भी आर्थिक, आप भी नहीं समझ पा रहे सवाल, आप आर्थिक सवाल नहीं समझ पा रहे रोहन जी। मेरा सवाल भी पॉइंटेड है बिल्कुल, मैं भी पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ कि 14 से लेकर अब तक राहुल जी ने ये कहा कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसका सबूत मैंने आपको दिया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कांग्रेस बीजेपी कहां से आ गया? राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी है, आप कहां से बात लेके आती हैं? ओके, आप आई थिंक चलिए ठीक है, डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं डाइवर्ट मत कीजिए रोहन जी, मत करिए डाइवर्ट, कि बायस तरीके से डिबेट मत कीजिए। आपका नेशनल है, डीडी न्यूज़ रोहन जी एक तो रोहन जी ये वाला डायलॉग अब बहुत पुराना हो गया, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया मीडिया पर हमला करने का, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया रोहन जी। कहां से कांग्रेस को लेके आ रहे हैं? बायस होना नहीं होना, ये सवाल बहुत पुराना हो गया है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और आप मुझे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का, अरे कहां से कांग्रेस पार्टी की? अरे भाई, जब राहुल गांधी, रोहन जी ये शब्द मेरे नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये शब्द राहुल गांधी के जो उन्होंने बोले, अगर मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो राहुल जी का स्टेटमेंट था कि सोशल मीडिया की कंपनी इलेक्शन को रीक कर सकती है, मैं उसका आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अब आप उसके ऊपर से कुछ इंटरफेरेंस लेना चाहें तो वो आपकी गलती है। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भारत जैसे देश में सोशल मीडिया की कंपनी, वो कोई भी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, अगर ऐसे सबूत आते हैं कि जहां पे वो निष्ठा के अधिकार को वार करते हैं या कंटेंट मॉडरेशन में कहीं पे उनका हस्तक्षेप है, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव देश की जनता के दिमाग पर पड़ सकता है। ओके, तो ठीक है, बहुत ही आसानी से, मतलब ये कांग्रेस बीजेपी सभी की बात हो रही है ना, इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं, ये आप कह रहे हैं। तो राहुल गांधी का हमला कोई इस पर बीजेपी पर नहीं था, ना ही आम आदमी पार्टी या कोई भी, उन्होंने सिर्फ एक जनरल परसेप्शन में बात कही है। ओके, एब्सोल्युटली, उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी की नीयत पे वार किया कि अगर ये लोग चाहें तो इस इलेक्शन को प्रभाव कर सकते हैं, और उसका मैंने आपको प्रमाण दिया। ओके, प्रफुल्ल जी, एक रिप्लाई आपसे इस पर मैं लूंगी कि अगर ये जनरल परसेप्शन में बात हो रही है तो फिर तो बवाल पैदा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो तो एक जनरल परसेप्शन में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस वक्त जो हश्र है या कंपनियों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी बात रोहन जी यहां पर कर रहे हैं, उसको लेकर मामला है। जी, जहां तक सोशल मीडिया कंपनीज की और वो उन प्लेटफॉर्म्स के यूज की, मैनिपुलेशन की बात है, मुझे लगता है सारे ही राजनीतिक दल, और केवल राजनीतिक दल जो भी थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल स्पेस में काम करने वाला, समाज में काम करने वाला व्यक्ति है, वो हर कोई आज इसके ऊपर प्रश्न खड़े कर रहा है। इसका कारण यह है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के परिणामों पर, मैं केवल राजनीतिक परिणामों की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इवन मार्केट पर होने वाले परिणामों पर ना कहीं पे, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रेस काउंसिल में, मैं प्रिंट मीडिया में काम करता हूं, तो मैं जो छापता हूं उसके प्रति मेरी कोई ना कोई दायित्व है, उत्तरदायित्व है। कल कोई भी इस पर केस कर सकता है। यहां पे ये है कि हर कोई जर्नलिस्ट बना है, हर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है। समाज में ऐसी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी ऐसा कोई प्रयास नहीं होता है बहुत ज्यादा कि जो वोटर्स है, कॉमन पर्सन्स है, उनको इनके यूसेज के बारे में कोई ट्रेनिंग दिया जाए, और फिर वो एजेंसीज पर रिलाय करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका उसका उदाहरण है। मैंने केवल प्रश्न इसलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का उठाया क्योंकि ये एक कंपनी है जो इसके कॉन्ट्रैक्ट लेती है और कांग्रेस उसकी क्लाइंट रही है। आज कांग्रेस उसका
जब ये आरोप करती है तो बड़ा आश्चर्य ओके, होता चलिए, है। ठीक है। लेकिन ये नेशनल इशू के रूप में यदि हम देखते हैं तो मैं जरूर इस पर डिबेट उन्होंने रोहन जी ने इस पर काफी विस्तार में जवाब दिया और इसीलिए मैं इस मुद्दे से अलग हटके, क्योंकि रोहन जी इस वक्त गुजरात की कमान संभाले हुए हैं, वहां पर मैं भी गुजरात में कल रात ही आई हूँ। रोहन जी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, उम्मीद है कि जल्दी आप वहां दोबारा पहुंचे तो आपसे भी मुलाकात होगी। लेकिन रोहन जी, लगातार अहमदाबाद में सड़कों पर जो होर्डिंग पोस्टर दिखाई दिए कांग्रेस के, ये तो सीधा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत ही माइन्यूटली उसको देख रहे हैं। खड़गे जी की तस्वीर कहीं नहीं है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, मैं आपको वापस अब आपका मैं जवाब दे देता हूं। जब ये पोस्टर लगे थे, ये तब के पोस्टर लगे हैं जब खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बने थे। लास्ट 6 महीने से लगे हुए हैं। अब आप आज इसको लेके आएंगे और ईसी की जो परमिशन है, नए जो बैनर्स हैं, वो ईसी की परमिशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी हुआ है, ईसी की परमिशन में वो गया हुआ है और अभी ईसी की परमिशन आते ही खड़गे जी की तस्वीर आएगी। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल आप लॉजिकल सवाल है। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं तो उनकी तस्वीर होने ही वाली है। नहीं, गुजरात अहमदाबाद की सड़कों पर जिससे भी बात करो, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब हर बात में अब जब राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि वो अभी तक गुजरात इसलिए नहीं आए क्योंकि खड़गे जी जब उनको परमिशन देंगे, जब उनको कहेंगे, तब वो कैंपेन के लिए आ जाएंगे। जब अब आपके निर्वाचित तरीके से अध्यक्ष चुने गए हैं तो फिर वो पोस्टर में आप मेरा जवाब, अगर मेरा जवाब नहीं सुनना चाहती हैं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मेरे कान बिल्कुल ठीक है और अब मेरे ख्याल से सभी लोग सुन रहे होंगे जो दर्शक और हैं। सुन लीजिए, पहली बार जब चुनाव का नोटिफिकेशन गुजरात में हुआ, ये जितने भी होर्डिंग आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे होर्डिंग लास्ट 3 महीने से, जो इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग है, लास्ट 3 महीने से पूरे गुजरात के अंदर है, नंबर 1। उसके बाद में जब चुनाव का घोषणा हुआ है, उसके बाद में उनकी एक कमिटी होती है, जो एमसीए कमिटी, जो अप्रूवल देती है क्रिएटिव्स को, एडवर्टीजमेंट को, उसकी स्थापना होती है। उसके बाद जितने भी नए क्रिएटिव्स हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया में हमारा जो पोस्टिंग, या फेसबुक खोल के देख लीजिए, जहां परमिशन की जरूरत नहीं है वहां पे होगा। और ये कोई सवाल का मतलब ही नहीं है। जब खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, जब राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये कोई नया क्रिएटिव नहीं है। नया क्रिएटिव हो ही नहीं सकता है। वो पार्टी के चुनाव चुने हुए अध्यक्ष हैं। हम भाजपा की तरह तो है नहीं कि रात को रात सिलेक्ट कर दें। हमारे चुने हुए अध्यक्ष हैं, तो हमको क्या छिपाना है। खड़गे जी की सारी तस्वीर से लेके जितने भी नए क्रिएटिव्स हैं, जैसे ये परमिशन होगी आपको सारे होर्डिंग में दिखाई ठीक है रोहन जी, हाँ, ठीक है रोहन जी, सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी तो अभी किसी पद पर नहीं, लेकिन वो क्योंकि होर्डिंग में हैं, और इसीलिए ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि खड़गे जी नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर चलिए ठीक है। पंकज जी, ये पुराने होर्डिंग्स हैं और जल्दी ही अब राहुल गांधी तो खुद जाकर वहां कैंपेन भी करने वाले हैं। उनकी 2 रैलियां अब कांग्रेस ने फाइनलाइज कर ली है, जिनको सबसे ज्यादा आप लोग ढूंढ रहे थे। चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, जिनको खोजा जा रहा था राहुल गांधी को, वो अब आएंगे गुजरात में। आते हैं गुजरात में, ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में उन्होंने खैर दूसरी जगह प्रायोरिटी अपनी बनाई थी। अब आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन कुल मिलाकर उनको ढूंढ नहीं रहे थे। वो तो कांग्रेस के लोग ढूंढ रहे थे। हालांकि हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही काम करके जाएंगे। अलग अलग प्रकार के जो विषय उठाते हैं, जिस प्रकार के मुद्दे वो खड़ा करते हैं, तो बट नेचुरल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदाकारक ही होते हैं। इसलिए कई बार हंसते हंसते लाइटर टोन में सोशल मीडिया पर लोग उनको कमेंट मारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है। इसलिए उनका स्वागत है, इसमें कोई विषय नहीं है। रही बात इनके 3 महीना पहले बैनर की, तो खड़गे जी अब 3 महीने पहले लगे हुए बैनर में आज लगभग 1 महीना 20 दिन 25 दिन हो गया खड़गे जी को अध्यक्ष बने हुए, लेकिन उनका बैनर पे नहीं फोटो, तो उनका विषय है, उनका लुकआउट है, लेकिन होना चाहिए था। नहीं पंकज जी, उसका जवाब उन्होंने रोहन जी ने दिया है कि परमिशन मांगी गई है और जैसे ही परमिशन मिलेगी, और ये 3 महीने पुराने होर्डिंग्स है जिनकी बात हो रही है, वो जवाब दे रहे हैं इसका। जी, 25 दिन हो गए, अध्यक्ष बने हुए उनको 25 दिन 1 महीना हो गया, उसके बाद तो बैनर चेंज किया जा सकता है। खैर वो तो कांग्रेस का विषय, किसका लगे किसका ना रखे, लेकिन कुल मिला के स्वागत है। और जिस प्रकार की माननीय मोदी जी की रैलियां इस प्रकार से हो रही है गुजरात में, माननीय मोदी जी पिछले 2 महीने से अलग अलग प्रकार की रैली कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, वक्त की बात है और इसीलिए मुझे इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, और इसीलिए हम ये जानना चाहते थे कि आखिर जब कोई यात्रा चल रही है या जब कोई मुद्दा उठाया जा रहा है, तो उसमें ऐसे मुद्दों को लाने की वजह क्या है। एक तरफ वीर सावरकर के बारे में मुद्दा उठाना राहुल गांधी की तरफ से पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका, और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव जब चल रहे हैं उस दौरान ये बात कहना, सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो किसी को भी जिता या हरा सकती हैं। किस तरफ संकेत दे रहा है ये जनता पर ही इसका जवाब जो है वो हम छोड़ देते हैं। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।